हेलो एवरीवन, जी तेईस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं अनीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। इससे लास्ट वीडियो में लोअर पीसीएस की मेन की तैयारी के लिए उत्तराखंड वाली सीरीज में उत्तराखंड में जो आंसर राइटिंग होनी है, तो उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें जो शब्द सीमा थी 100 वर्ड्स थी और 25 वर्ड्स थी। तो उसमें बहुत सारी क्वेरी थी कि जो आंसर राइटिंग है वो हम पॉइंट वाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें ड्रॉ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे तो मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए थे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप ड्रॉ के माध्यम से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप बिंदुवार जो है या पॉइंटेड करके आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर लाई हूँ, लास्ट ईयर आया हुआ भी है लास्ट टाइम पे, और उसमें जो है स्पेशली आप बिंदुवार लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के नेचर को समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसकी हम आंसर राइटिंग जो है बिंदुवार कर सकते हैं, ड्रॉ के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, पैरा में लिखना जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड लिखना, इस मेन जो आपका मेन आंसर राइटिंग है इसकी मेन थीम है। लेकिन इस आंसर राइटिंग को मेन थीम के साथ थोड़ा अगर हम क्रिएटिव बनाएंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अब रही शब्द सीमा की बात, बहुत लोगों की क्वेरी ये थी कि शब्द सीमा, इसमें तो आपकी जो शब्द सीमा है वो 200 हो गई हैं। तो जब हम 200 तैयार करेंगे तो उसके बाद ही जब हम वहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे तब हम वहाँ जाके 120 या 130 तक पहुँच पाएंगे। और 100 मीन्स एग्जैक्ट 100 नहीं है, 100 से आपके थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में इससे पहले जो एग्ज़ाम आपका हुआ था मेंस का, तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन जो आए हुए थे उनको 100 जो उसकी वर्ड लिमिट है उसको मैं करवाऊंगी। तो इसमें एक क्वेश्चन था आपका पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो आपका डायग्राम है उसको आप कैसे कैसे, जैसे आपका आ रहा है कि नेशनल, जैसे जो पिछले टाइम पे जो आया था कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य का विवरण दीजिए। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आप कुछ नया डाल सकते हैं, उसमें अपने मन के थॉट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो साफ साफ है कि उसको आप ड्रॉ के माध्यम से बना सकते हैं, पॉइंटेड करके लिख सकते हैं। और मैं आपको सजेशन दूंगी कि ऐसे क्वेश्चन जो है उसको आप पैरा में लिखने की गलती नहीं करिए, क्योंकि उसे पैरा में जब आप उसे लिखेंगे तो आपकी शब्द सीमा बढ़ जाएगी एज कंपेरिजन कि आप उसे एक ड्रॉ के माध्यम से बनाएं, फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाएं या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में जो है आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का विवरण दीजिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य मीन्स नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क का यहाँ पर हमको विवरण देना है, इसकी शब्द सीमा है 100 वर्ड। ठीक है, अब देखिए, इसको हम चाहें तो पैरावाइज लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको पैरावाइज लिखेंगे तो ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और आपको एग्जामिनर को पढ़ने में बोरियत सी हो जाएगी इसे, और शब्द सीमा की बात करें तो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क हैं, कितने हैं, 6 हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। अब उसके बाद हमें ध्यान में क्या रखना है, ये जो नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, इनका क्षेत्रफल क्या है, इसके साथ साथ जो ये नेशनल पार्क है ये किस चीज़ के लिए फेमस है। और अगर कोई स्पेसिफिक नेशनल पार्क किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर देना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने कैसे इसे तैयार किया है, 100 वर्ड लिमिट में हमने इसे कैसे कंप्लीट किया है। देखिए, गोविंद राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तरकाशी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो इसे अरेंज किया है ये मैंने, देखिए आप, गोविंद नेशनल पार्क जो है आपका कब बना हुआ है, आपका 1980 में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर जिसको आप लिखेंगे वो आपके वर्ड में काउंट नहीं होगा, काउंटिंग में नहीं आएंगे। गोविंद राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई 1980 में हुई। इसका क्षेत्रफल जो है 472 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, इसमें भी जब आप राष्ट्रीय अभ्यारण्य जब आप करेंगे तो इस टॉपिक में देखिए जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं आपके, नेशनल पार्क हैं, उसमें जंगली भालू हैं, कस्तूरी मृग हैं, मोनाल हैं या फिर हिम तेंदुए हैं, ऑलमोस्ट सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में हैं। तो सब में एक ही चीज़ लिखने से
कोई फायदा तो है नहीं, बस आपकी क्या होगी, जो वर्ल्ड लिमिट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिम तेंदुआ आदि प्रमुख आकर्षण का केंद्र, आकर्षण के जो आकर्षण है वो इन जंतुओं से है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे कोई नीड नहीं है इसमें, क्योंकि आपने इसको देखिए इसमें क्या हुआ है, इस जो आंसर राइटिंग हो रही है इसमें एक तो आप ड्रॉ वाइज समझा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ड्रॉ ऐसे ही बनाए, ड्रॉ आप चाहें जैसा बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट भी है इसमें। अब इसमें आपको कुछ भी चीज अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब चीज तो सॉर्ट कर दिया है। ठीक, अब सेकंड जो है गंगोत्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब जो ये गंगोत्री आपका नेशनल पार्क है, यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, यह क्या है, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिम तेंदुआ, भरल, मोनाल, कोकलास आदि मुख्य यहाँ के जंतु हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरा फूलू की घाटी राष्ट्रीय अभ्यारण्य चमोली, इसका स्थापना वर्ष लिख देंगे, 1982 में हुई। क्षेत्रफल कितना है इसका, 87.5 वर्ग किलोमीटर है, और ये राज्य का सबसे छोटा है। जैसे गंगोत्री सबसे बड़ा है, तो यह नेशनल पार्क आपका सबसे छोटा है। अब सब में हमारा क्या हो रहा है, स्थापना वर्ष हो रहा है, क्षेत्रफल हो रहा है, और यहाँ पर कौन कौन से जंतु है, मुख्य जंतुओं को हम लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है, फूलू की घाटी में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज, तो क्या यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का इसको दर्जा दिया है, और इसको खोजने का श्रेय, ठीक है, इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है, आपका फ्रैंक स्माइथ को जाता है। लिखने को बहुत सारी बातें हैं, आप इसमें जो इसके अगर आपकी वर्ल्ड लिमिट, ठीक है, अगर आप इससे भी शॉर्ट इसको कर सकते हैं, और आपके पास वर्ल्ड लिमिट है और है आपके पास वर्ल्ड, तो उसमें आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फूलू की घाटी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं अन्य नाम, और 2-3 आप उसके अन्य नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की श्रेणी में इसे रखा गया, ये इसमें न्यू पॉइंट हो गया और उसे थोड़ा सा अलग। ठीक, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, ये भी चमोली में है, इसका स्थापना वर्ष भी सेम है, 1982 में इसका स्थापना वर्ष है। क्षेत्रफल इसका 624 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए ये भी हिमालयन भालू, तेंदुआ, मोलान आदि। ठीक है, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो नेशनल पार्क है उनमें ऑलमोस्ट सेम है। लिखना किस चीज को टारगेट करना है, जो थोड़ा सा अलग है। अब देखिए इसके आगे आप देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नैनीताल और पौड़ी दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। स्थापना वर्ष है इसका 1936 से है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 520 वर्ग किलोमीटर इसका है। ठीक है, अब जब ये स्टार्टिंग में खुला था, ये हेली नेशनल पार्क के नाम से खुला था, उसके बाद इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा, फिर उसके बाद प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। अब इतना सारा अगर हम लिखेंगे कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है, और इसकी मतलब ये छोटी छोटी अगर हम बातें लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुत लंबा, मीन्स 100 वर्ड हमारे जिम कॉर्बेट वाले में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमको किन पॉइंट को इसमें रखना है और किन पॉइंट को इससे हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका स्थापना वर्ष लिख लिया, क्षेत्रफल लिख लिया, स्थापना इसकी हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से स्थापित हुआ, और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, और 1973 में इसे बाघ संरक्षित यानी टाइगर रिजर्व के रूप में, फर्स्ट टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया। कब किया गया, 1973 में। ठीक है, तो यह आपका जिम नेशनल कॉर्बेट आपका लगभग देखिए आप कितने वर्ड में, लगभग 12 से 13 वर्ड में आपका जिम नेशनल कॉर्बेट वॉक पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट आप देखेंगे राजा जी राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, पौड़ी, दून और हरिद्वार में यह स्थित है, इसकी सीमाएं लगती है। इसका स्थापना वर्ष है 1983 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे एनिमल के नाम लिखे, जैसे हिम तेंदुआ, मोनाल, कस्तूरी मृग, ये सभी में मैंने लिख दिया है। तो थोड़ा सा अलग करने के लिए इसमें क्या लिख दिया हमने, 23 प्रकार के स्तनधारी और 313 प्रकार के पक्षी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने 100 वर्ड में, यानी कि जो लिमिटेशन थी हमारे 100 वर्ड में, लगभग 100 वर्ड में यह हमने जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लिया। ड्रॉ आप चाहे ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बना लें। ठीक है,
ऐसे बना लें। आप चाहे कैसे भी चाहे फ्लो चार्ट के आप ऐसे भी बना सकते हैं, इनकी स्थापना जो वर्ष है उसके क्रम में आप बना लें, या सबसे बड़ा फिर सबसे जो छोटा है ऐसे आप बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आप जो क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग है सब एक से आंसर, क्योंकि अब जो ये आपका आंसर है इसमें कोई अलग तो लिखेगा नहीं, लिखना सबने सेम है। अब एग्जामिनर किस में इंटरेस्ट लेगा, जिसका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था। तो देखिए इसमें था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में लिखें। अब देखिए योजना के बारे में अगर हमने लिखना है तो अब ये योजना जो है इसमें भी हम अपने मन से तो कुछ डाल नहीं सकते इस योजना में, क्योंकि योजना पहले से ही है और इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ड्रॉ भी इसमें बना सकते हैं। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, अब मेन चीज क्या है, हमने क्या क्या लिखनी है। एक तो योजना कब स्टार्ट हुई ये लिखना है। आप अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको पॉइंट में लिखा है, तो अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये कब आरंभ हुई आपकी, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि कोई भी योजना है कि उसको आरंभ कब किया गया। ठीक है, वो डेट आप लिखेंगे, किसने की वो लिखेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, जो योजना है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर इस योजना को लागू करने का क्या इंटेंशन रही गवर्नमेंट की, वो आप बताएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट था बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे पहुंचाना। ठीक है, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए अब इस योजना के लाभ क्या हैं, आखिर ऐसा क्या होगा इस योजना को लागू करके जिससे बेटियों को हम उज्जवल भविष्य दे सकेंगे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जा सकेंगे। तो ये सब इसके क्या होंगे, लाभ होंगे। जैसे जो बेबी गर्ल होती है उसे क्या कर देते हैं, भ्रूण में ही उसकी हत्या कर देते हैं, तो उससे लिंगानुपात क्या हो जाता है, सेक्स रेशियो हमारा कम हो जाता है। तो देखिए भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है और लिंगानुपात को कम किया जा सकता है। इससे बेटियों को शिक्षित बनाया जा सकता है और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके लाभ। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी की अधिकतम आयु, अब इस क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें, कि इसमें क्या अनिवार्यता है कि कैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये योजना है इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, जो बेटी की उम्र है पैदा होने से लेकर 10 ईयर तक, 10 ईयर के बाद ये योजना आप इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस जो अधिकतम आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष है। इसमें कन्या के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, और अब कन्या के ही नाम से आपको सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना होगा और एक कंडीशन यह है कि आपको भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये तो क्या है, इसकी अनिवार्यता है। अब देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे अब ये योजना जो है, इस योजना में होता क्या है, कैसे फॉलो इसे हम करेंगे। तो इस योजना में 14 वर्ष तक माता पिता को क्या करनी पड़ेगी, बैंक में जहां पर खाता खुलवाया गया है, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, वहां पर धनराशि जमा करनी होगी। जब कन्या की एज 18 ईयर की हो जाएगी तो उस टाइम पर हम 15% अमाउंट जो है उसमें से निकाल सकते हैं। और जब वह कन्या 21 ईयर की हो जाती है तो विवाह के लिए पूरी धनराशि को उसमें से बैंक खाते में से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी कन्या जो योजना है, जो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसमें क्या क्या कैसे प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए अब इसको अगर हम करंट से जोड़े तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, जो वर्तमान की महालक्ष्मी योजना है, इसी से प्रेरित होकर बनाई गई है। किससे प्रेरित होकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर बनाई गई है। अब महालक्ष्मी योजना के बारे में आपको पता ही है, पुष्कर सिंह धामी द्वारा इनको इस योजना को लागू किया गया। और इस योजना में जो है जच्चा और बच्चा यानी जो बेबी गर्ल है और उसकी माता को एक किट दिया जाता है जिसमें उनकी आवश्यकता का पूरा सामान यानी कि जो उनके नीट की जो सारी चीज़ें होती है उस किट में रखा जाता है। तो ये इस तरीके से, अगर आपके पास वर्ड लिमिट बच रही है, आप देख रहे हैं कि आपके 100 वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुए या कुछ 8-10 वर्ड आप और लिख सकते हैं, तो आप ये जो महालक्ष्मी जो योजना है इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि किसने लागू करवाया, किसके टाइम पर हुआ, कब की, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज
दो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जाना जिसको कि हम पॉइंट वाइज या ड्रॉ वाइज लिख सकते हैं जिनका आंसर, ठीक है। तो इसके अगली वीडियो में एक नई तरीके के आंसर के साथ, एक नए तरीके के क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।